जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 15th चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर चल रहा है हम लोगों के फिजिक्स का, और ये है तरंगें। इन तरंगों के अंतर्गत जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बताया था। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में हमने आपको बताया था कि वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। और अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों की चाल देखें तो अनुप्रस्थ तरंगें हमने आपको बताया था कि ये केवल ठोस माध्यम में चलती हैं या द्रव की सतह पर चलती हैं, ये द्रव के भीतर या गैसीय माध्यम में नहीं चलती हैं। तो अब देखिए, ठोस माध्यम जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। अगर मान लीजिए कोई ठोस दृढ़ है, दृढ़ का मतलब बहुत कठोर है, तो अगर ठोस माध्यम हो तो ठोस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र V = η/d होता है, जहाँ d माध्यम का घनत्व है और ईटा जो होता है यह दृढ़ता गुणांक होता है, या इसको हम दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं, जिसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता कहते हैं। तो ये है अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये है अनुप्रस्थ तरंग के चाल का सूत्र, वो भी तब जब ठोस दृढ़ हो। अब अगर मान लीजिए डोरी जो होती है, डोरी भी ठोस ही होती है, डोरी ठोस होती है और डोरी में भी अनुप्रस्थ तरंग चलती है। तो अगर कोई लचीली डोरी हो, या कह लीजिए कि लचीला ठोस हो, और लचीले ठोस में अगर हमको लचीला ठोस हो और लचीले ठोस में हमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात करनी हो, तो लचीले ठोस में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र V = T/m होता है, जहाँ T डोरी का तनाव होता है और m एकांक डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। तो ये लचीले ठोस में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र है। अब अगर मान लीजिए वही डोरी तनी हो, तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग के चाल का जो सूत्र होता है वो V = प्रतिबल होता है। प्रतिबल हम लोग प्रत्यास्थता में पढ़े हैं, तो ये प्रतिबल और बटा में होता है घनत्व, माध्यम का घनत्व D। तो इन तीनों सूत्रों को याद रखे रहिएगा। तीनों सूत्र अलग अलग ठोस के लिए, यानी अनुप्रस्थ तरंग के चाल के सूत्र हैं, वो भी अलग अलग ठोस के लिए। अगर ठोस बिल्कुल दृढ़ है तो अनुप्रस्थ तरंग के चाल के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर ठोस लचीला है, ठोस लचीला मतलब डोरी है लेकिन लचीली डोरी है, तो उसमें अनुप्रस्थ तरंग के चाल का सूत्र ये होगा। लेकिन वही डोरी अगर तनी हो तो उसके लिए अनुप्रस्थ तरंग के चाल का सूत्र ये होगा। तो ये तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र था। अब अगर हमें अनुदैर्ध्य तरंग के चाल का सूत्र देखना हो, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, अगर इसका हमें सूत्र देखना हो,
स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अगर इनके लिए हमें देखना हो तो देखें, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में आपको बताया गया था कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा में ही कंपन करते हैं उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का सूत्र, और यहाँ भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के लिए सूत्र न्यूटन ने दिया था। अब देखिए, तो जैसा कि हमने बताया कि अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलते हैं, तो अगर ठोस माध्यम हो, अगर माध्यम ठोस हो तो ठोस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, अनुदैर्ध्य का मतलब यहाँ ध्वनि दिमाग में रखे रहिएगा, हमको ध्वनि से ही मतलब होगा, ध्वनि का मतलब आवाज, साउंड। तो ठोस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के चाल का सूत्र भी इज इक्वल टू √y/d होता है, क्योंकि ठोस माध्यम के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं और d जो होता है घनत्व होता है। अब इसके बाद देखें, ये तो ठोस माध्यम के लिए रहा। अगर द्रव हो तो द्रव माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है, इसको देखिए। तो द्रव माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के चाल का सूत्र जो होता है ये √b/d होता है, जहां b जो है द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। याद रखे रहिएगा कि द्रव के अंदर आयतन प्रत्यास्थता, ठोस के अंदर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, द्रव के अंदर, द्रव ही नहीं द्रव और गैस के अंदर भी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होती है। तो अगर ठोस माध्यम हो, देखिए अगर ठोस माध्यम हो तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल या ध्वनि के चाल के लिए ये सूत्र होगा। लेकिन माध्यम अगर द्रव हो या गैस हो तो द्रव और गैस दोनों के लिए ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम b से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव और गैसीय माध्यम के लिए अनुदैर्ध्य तरंग की चाल या ध्वनि का सूत्र ये होता है। लेकिन बाद में न्यूटन ने प्रयोग के दौरान ये पाया कि जब किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि या अनुदैर्ध्य तरंग चलती है तो गैसीय माध्यम के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब गैसीय माध्यम के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि गैस के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक नहीं बल्कि समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। और समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है यह गैस के दाब के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका P/D। तो याद रखे रहिएगा कि ठोस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल यानी ध्वनि के चाल के लिए सूत्र ये होता है। अगर द्रव माध्यम हो तो द्रव माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का सूत्र ये होता है, और अगर गैसीय माध्यम हो तो गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के चाल का सूत्र ये होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि न्यूटन जब गैसीय माध्यम के लिए न्यूटन ने ये बताया था
कि जब किसी गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग चलती है या ध्वनि चलती है तो गैसीय माध्यम का टेम्परेचर एक समान होता है। गैसीय माध्यम के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब गैसीय माध्यम के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, और समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गैस के दाब प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। लेकिन इसके बाद हम आपको बता दें कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने इस सूत्र में संशोधन किया जो लाप्लास करेक्शन के नाम से जाना जाता है। लाप्लास करेक्शन। तो लाप्लास करेक्शन क्या होता है, इसको जरा ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, अब लाप्लास न्यूटन के लगभग 100 साल बाद, यानी जब न्यूटन इस दुनिया से विदा हो गए तो उनके 100 साल के बाद सन 1816 ईस्वी में लाप्लास ने कहा कि हम न्यूटन के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि किसी गैसीय माध्यम में जब अनुदैर्ध्य तरंग चलती है या ध्वनि चलती है तो माध्यम के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। न्यूटन के इस विचार से हम सहमत नहीं हैं, ऐसा लाप्लास ने कहा। तो लाप्लास ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। जब अनुदैर्ध्य तरंग किसी गैसीय माध्यम में चलती है तो गैसीय माध्यम का एक जगह संपीड़न होता है, विरलन होता है, संपीड़न होता है, विरलन होता है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। तो जहां संपीड़न होता है वहां का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और जहां विरलन होता है वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर संपीड़न होता है वहां का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, फिर विरलन होता है वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, लाप्लास के अनुसार न्यूटन ने तो ये कहा था कि जब गैसीय माध्यम में कोई अनुदैर्ध्य तरंग चलती है तो उसके ताप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ताप एक समान रहता है। लेकिन लाप्लास ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। जब किसी गैसीय माध्यम में कोई अनुदैर्ध्य तरंग या ध्वनि तरंग चलती है तो माध्यम के एक स्थान का टेम्परेचर कभी कहीं अधिक हो जाता है, दूसरे स्थान पर कम होता है, फिर अधिक होता है, फिर कम होता है, और इस प्रकार धीरे धीरे वह टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर जहां कम टेम्परेचर होता है वहां जाता है। तो इस प्रकार कुछ समय के बाद दोनों स्थानों का टेम्परेचर एक समान होता है। इसलिए जब किसी गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग चलती है तो गैसीय माध्यम का समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक न होकर के रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। और रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक देखें, रुद्धोष्म या इसको जो है इसको स्थिरोष्म भी कहते हैं, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। तो रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है यह गामा पी के इक्वल होता है, गामा पी के इक्वल। इसलिए इन्होंने लाप्लास ने जो लाप्लास का करेक्शन था, यही लाप्लास का संशोधन था, इसको याद रखे रहिएगा। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाप्लास संशोधन से आप क्या समझते हैं। तो लाप्लास का संशोधन क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि लाप्लास संशोधन से क्या समझते हैं तो आप ये बताएंगे कि न्यूटन के लगभग 100 साल बाद सन 1816 ईस्वी में वैज्ञानिक लाप्लास ने ये कहा
कि न्यूटन का यह मानना है कि जब किसी गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग या ध्वनि तरंग चलती है तो माध्यम के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाप्लास ने कहा कि न्यूटन के हम इस कथन से सहमत नहीं हैं। हमारा कथन क्या है? हमारा कथन ये है कि जब अनुदैर्ध्य तरंग चलती है तो माध्यम में संपीड़न विरलन होता है, तो जहां संपीड़न होता है वहां का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, जहां विरलन होगा वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और कुछ समय के बाद संपीड़न में से टेम्परेचर निकल करके विरलन में जाता है, जिससे धीरे धीरे टेम्परेचर एक समान होता है। तो यह कहना कि माध्यम का टेम्परेचर एक समान रहता है यह गलत है। माध्यम का टेम्परेचर बदलता है, ऐसा लाप्लास का मानना था। इसलिए इन्होंने कहा कि गैसीय माध्यम के अंदर समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक न होकर के रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जो गामा पी के बराबर होता है। और इस प्रकार इन्होंने सूत्र बताया, पी के जगह पे गामा पी कर दिया और ये अपॉन डी कर दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि गैसीय माध्यम में, या कह लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंग के चाल के सूत्र क्या होते हैं, फिर अनुदैर्ध्य तरंग के चाल के सूत्र क्या होते हैं, इसके बाद लाप्लास का संशोधन आपने देखा। अब जब हम अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग के चाल को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यानी किन किन बातों पर अनुदैर्ध्य तरंग की चाल निर्भर करती है। क्या टेम्परेचर बढ़ा देने पर अनुदैर्ध्य तरंग की चाल में परिवर्तन होता है? क्या दाब बढ़ा देने पर अनुदैर्ध्य तरंग की चाल में परिवर्तन होता है? क्या आर्द्रता, अगर वातावरण में नमी बढ़ जाए तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल में परिवर्तन होता है? अगर हवा बह रही हो तो क्या अनुदैर्ध्य तरंग की चाल में परिवर्तन होता है? तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज हम लोगों ने अनुप्रस्थ तरंग की चाल और अनुदैर्ध्य तरंग की चाल और लाप्लास का संशोधन हम लोगों ने पढ़ा। हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।